बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी बेटे, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा जी। सालेहा पूछ रही हैं ये जो 26 से सेशन स्टार्ट होगा, ये हमारे पास कौन सा होगा, कौन करेगा? अच्छा बेटे, ये तो डिटेल आपको जो है ना वो शेयर कर दी हुई है सर। मज़ीद आपके साथ शेयर कर देंगे कल। एक सेशन भी है तो उसमें भी आपकी क्यूरीज और जितनी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? सो डोंट बी वरीड अबाउट इट। परेशान नहीं होना। ठीक है? जो भी हैं चीज़ें, हम सब साथ हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? और मेहनत कभी भी जो है ना वो रायगा नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं सम हाउ चीज़ें जो है ना वो आपके पास मिल ही जाती हैं। ठीक है? बस दिल साफ रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाकी हाँ, ये बात ज़रूर याद रखना। हाँ, ये मैंने आपसे सवाल पहले भी पूछा था, दैट वाई हैव यू स्टार्टेड? आपने क्यों स्टार्ट किया था? अगर आपको उस वाई का आंसर पता है तो इट मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट वे। आप सही, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है? लेकिन अगर आपको उस वाई का आंसर नहीं पता बेटे, तो इट मीन्स कि आप बेटे बिल्कुल स्कैटर्ड हैं। ओके जी, टू एस टू विन, यस यू कैन। ठीक है? और ये बात याद रखना कि बिलीव यू कैन। ठीक है? और यकीन मानो, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। यू हैव टू मेक इट और अर्न इट फॉर योर सेल्फ। अल्लाह पाक आपका हामियों नासिर हो, आपके लिए आसानियां पैदा करे, हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। और इसी दुआ के साथ बेटे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एंड हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। इसमें अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है बेटे, दैट इज़ वो जेनेसिस। ठीक है जी? वो जेनेसिस क्या होती है बेटे? याद रखना, ये वो जेनेसिस, ओहो, दैट इज वो जेनेसिस। ठीक है? इसको बोलते हैं ओवा की सिंथेसिस करवाना। ठीक है? और आपको पता है कि ये हमारे पास गैमीटोजेनेसिस होती है किस बॉडी के अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर बेटे। ये हमारे पास फिनोमिना होता है। और इसी ओवोजेनेसिस के नतीजे में बेटे आपके पास ओवास बन रहे होते हैं। ठीक है? इसको हम लोग डील करते हैं। अच्छा, एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इनिशियली आपके पास आता है बेटा, कि वो जेनेसिस जो है ये हमारे पास स्टार्ट कब होती है? दैट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। ये बात याद रखना बेटे, दैट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। वो जेनेसिस बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। और ये जो फर्स्ट वो जेनेसिस होती है, जो फर्स्ट बर्थ से पहले स्टार्ट होती है बेटे, इसकी सेसेशन हो चुकी होती है एट पैचेटीन। सेसेशन एट पैचेटीन। ये सेल साइकिल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था। अगर पैचेटीन नहीं तो इसकी जगह पे बेटे प्रोफेज 1 हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है? तो बेटे ये पैचेटीन, प्रोफेज 1, ये दोनों आंसर हमारे पास आते हैं। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद जो है, जो फर्स्ट हमारे पास मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। ये आपके पास कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज़ होती हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन या फर्स्ट टाइम जब आपके पास ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीशन की तरफ चलता है, दैट इज नॉन एज मेनार्क। ठीक है? और जब भी आप लोग कहते हो कि स्टॉप हो जाती है, सेसेशन हो जाती है, तो सेसेशन या बेटे स्टॉप होने को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है?
दैट इज रेफर टू एज मेनोपॉज। ठीक है जी जी, यू कैन कम इन मोहसिन खान। अच्छा जी, तो बेटे ये मेनार्की और मेनोपॉज की टर्म जो है ये हमारे पास एसोसिएटेड होती है, इसको हम लोगों ने डील करना है। ओके चलो जी, इसको ना हम फिगर के थ्रू डिस्कस करते हैं कि हमारे पास होता क्या है। चलो जी, हम लोग बेटे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सेल्स बनाते हैं। सपोज दीज आर द सेल्स, और ये जो सेल है बेटा इसको हम लोग कहते हैं जी, ये आपके पास जर्म लाइन सेल होता है। और अगर बेटे ये जर्म लाइन सेल है, फर्ज करो मैं इसको कहता हूँ दैट इज जर्म लाइन सेल, तो ये जर्म लाइन सेल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है बेटा। ठीक है, और ये जो जर्म लाइन सेल है डिप्लॉयड है, इससे बेटे हमारे पास फर्दर आपके पास डिप्लॉयड सेल बनता है। ठीक है, जो कि आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है, याद रखना। सॉरी, प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। इसी जर्म लाइन सेल्स को हम लोग oogoneum भी बोल रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज oogoneum। ठीक है, प्राइमरी oocyte जो है बेटा ये हमारे पास डिप्लॉयड सेल होता है, ये भी याद रखिएगा। इस प्राइमरी oocyte से हमारे पास बेटे मियोसिस जब चलती है तो बेटे दो तरह के सेल्स बनते हैं, याद रखना। एक बेटे हमारे पास बन रही होती है इसमें दैट इज स्मॉलर पोलर बॉडी, और एक बेटे इसमें लार्जर साइज का हमारे पास बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखना कि ये जो हमारे पास बेटे ये वाला एंड होता है इसको हम लोग पोलर बॉडी बोलते हैं। समटाइम इस पोलर बॉडी की डिवीजन दिखा दी जाती है कि पोलर बॉडी की डिवीजन क्या होती है, लेकिन याद रखना ये पोलर बॉडी हमेशा हमारे पास हैप्लॉइड होगी, और ये जो बेटे सेकेंडरी oocyte होता है ये भी बेटे क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ये बेटे मेटाफेज 2 के लेवल के ऊपर जाके रुक जाता है। किस लेवल पे, याद रखना, मेटाफेज 2 के लेवल के ऊपर जाकर ये रुक जाता है। ठीक है, और इससे पहले आपसे ये सवाल आता है कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनना ये क्या है, दैट इज नॉन एज मियोसिस 1। मियोसिस 1 बेटे यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, मियोसिस 2 जब स्टार्ट होती है तो ये बेटे हमारे पास मेटाफेज 2 के ऊपर जाके रुक जाता है। ठीक है, तो बेटे ये याद रखना ये आपके पास मेटाफेज 2 के लेवल पर जाके रुक जाता है, और यही वो जगह होती है जहां पर हम लोग ये कहते हैं कि ओव्यूलेशन जब होती है ना तो इस फॉर्म में सिक्रिएट होता है। याद रखना ये सेकेंडरी oocyte जो होता है ये आपके पास ओव्यूलेशन की वजह से ही सिक्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ओव्यूलेशन जब होती है तो ओव्यूलेशन में क्या सिक्रिएट होता है, ओव्यूलेशन में बेटे सेकेंडरी oocyte सिक्रिएट होता है। ओके चलो आगे चलते हैं। अगर बेटे हमारे पास ये सेकेंडरी oocyte जो है इसमें हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर आके जो है ना स्पर्म की फ्यूजन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हम इसको बोलते हैं, जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है बेटे ये फौरी तौर पर हमारे पास एक और पोलर बॉडी जो होती है उसको सिक्रिएट करता है। ठीक है, देयर इज द रिलीज ऑफ एन अदर पोलर बॉडी। ये जो पोलर बॉडी होती है बेटे ये हमारे पास सेकेंड पोलर बॉडी कहलाती है। ठीक है, दैट इज नॉन एज सेकेंड पोलर बॉडी, ये भी अप्लाइड होती है। और ये जो बेटे हमारे पास कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवम। ठीक है, या बेटे ये हमारे पास डेफिनेट ओवम कहलाता है, ये ओवम या डेफिनेट बेटे ओवम हम इसको बोलते हैं। और बेटे ये हमारे पास हैप्लॉइड, जैसी फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, अभी अभी ये मैजिकल टच होता है कि सेकंड पोलर बॉडी निकल जाती है, और फिर ये जब दोनों मिल जाते हैं बेटा तो ये आपके पास जाइगोट बनाता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे स्पर्म बनाने का मकसद ये था कि ये जो स्पर्म आपके पास आता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल के मेटाफेज 2 से ऑनवर्ड बेटे ये जो कंप्लीशन होती है ये तभी होती है जब स्पर्म आके अटैच होता है। ठीक है, अगर स्पर्म अटैच नहीं होगा तो आपके पास बेटे
ये कभी भी जो साइकिल है वो बेटे कंप्लीट नहीं होगा। ये बात याद रखनी है आपने इसके साथ। ओके, पोलर बॉडी बनती है, इसको बैलेंस करने के लिए, इसके बेटे जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको बैलेंस करने के लिए। अच्छा, अब ये हमारे पास जो oogenesis होती है, जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि oogenesis कौन सा फिनोमिना होता है, किस फिनोमिना के थ्रू बनता है बेटा, तो आपने बताना है मियोसिस। ठीक है, इसमें बेटे मियोसिस होती है और यही मियोसिस आपने यहाँ पर लगाना है। हाँ, ये एक चीज यहाँ पे डिफरेंस करते जाओ कि ये जो मियोसिस होती है ना, मियोसिस, ये सिर्फ और सिर्फ oogenesis के लिए। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस की टर्म हम लोग यूज कर रहे होते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्लियर? तो बेटे ये आपने इसके साथ चीजें याद रखनी है। हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि oogenesis किस टेम्परेचर पे होती है, तो आपने ये बताना है कि oogenesis जो है ये हमारे पास भाई बॉडी टेम्परेचर पे होती है। चलो यहाँ पे कुछ सवाल करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो प्राइमरी oocyte होते हैं, ठीक है, प्राइमरी oocyte, फर्ज करो मैं कहता हूँ जी हमारे पास 100 प्राइमरी oocyte मौजूद हैं, 100 प्राइमरी oocyte मौजूद हैं, तो इससे बेटे ओवम कितने बनेंगे? सवाल ये है, हाउ मेनी ओवम विल फॉर्म? बताओ जरा मुझे इसका जवाब बताओ, कितने बेटे ओवम बन रहे होंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, ये देखो ना, यही तो डिफरेंस है। इसमें अगर 100 आपके पास प्राइमरी oocyte हैं तो बेटे 100 ही इसमें ओवम बन रहे होंगे। लेकिन एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस, जब आप ये कहते हो कि उसमें अगर 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो बेटे उसमें 400 स्पर्म्स हम लोगों ने बनाए थे। ठीक है, सो ये बेटे हमारे पास इसमें कुछ चीजें ऐड कर रहे होते हैं। फिर आप ये भी कहते हो कि चूंकि ये मेटाफेज 2 के ऊपर रुक जाता है, ये देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये किस फेज पे रुकता है? मेटाफेज 2 पे रुकता है। इस वजह से बेटे oogenesis जो होती है दैट इज नॉन एज इंटरप्टेड प्रोसेस। ठीक है, oogenesis को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास इंटरप्टेड प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इंटरप्टेड प्रोसेस। जबकि आप बेटे स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करो तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बनता रहता है बनता रहता है, उसमें स्पर्म्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली प्यूबर्टी के बाद जो है वो बनते रहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो बेटे ये हम लोग इसमें जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंपेयर कर रहे होते हैं विद रेफरेंस टू oogenesis। ओगोनियम इनटू प्राइमरी oocyte ड्यू टू माइटोसिस। हाँ बेटे क्या करते हैं आप, ये तो सिलेक्शन होती है ना, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है जिससे जो ओगोनियम होता है ये आपके पास स्पेसिफाइड सेल को डिवाइड करवाता है। अच्छा, ये कहना कि मियोसिस जो है वो एक ही ओवरी के अंदर होती है या दोनों ओवरी के अंदर होती है या ऑल्टरनेटिंग ओवरीज के अंदर होती है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज दैट इज स्टिल अननोन कि आपके पास एक ओवरी जो है वो कितने दिनों के लिए एक्टिव रहती है, या इट माइट बी पॉसिबल कि आपके पास एक ओवरी जो है वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो एक्टिवेटेड रहे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखना। चलो जी, ये था बेटे हमारे पास प्राइम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम लोगों ने oogenesis को डील किया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटे मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ। ठीक है जी, सो हेयर वी गो विद रेफरेंस टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेटा ये ना हमारे पास एक बड़ा पीरियोडिक फिनोमिना होता है, और इसी की वजह से ना जो आप कह लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एज कंपेयर टू मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। सो देयर वी गो विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, एक टर्म हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑयस्ट्रस साइकिल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, बड़ा आसान सा बेटे, ये जो हमारे पास होता है ना ऑयस्ट्रस साइकिल, ये अदर देन मैमल, अदर देन ह्यूमन फीमेल जो मैमल्स होते हैं उसमें पाया जाता है, और इसमें ना एग्स स्टोर हो जाते हैं। जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता, एग स्टोर नहीं होते, ये आपके पास इसी तरह से बेटे चलता रहता है।
ठीक है, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसका बेटे दौरानिया होता है 28 डेज, ठीक है, दैट इज कंप्लीटेड इन 28 डेज, 28 डेज के अंदर ये कंप्लीट होता है। ओके, सो ये हम लोग ऑन एन एवरेज इसका जो है ना वो बता रहे होते हैं। चलो इसमें ज़रा हम लोग बना लेते हैं ओवरी को और यूट्रस को, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो चीज़ें साथ साथ चल रही होनी हैं। तो चलो हम ज़रा ये बना लेते हैं ओवरी को, दैट इज़ बेटे ओवरी, ठीक है जी। चलो अब ये ज़रा देखना, ओवरी की बेस के ऊपर ना हमें यहाँ पर जर्म लाइन सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है, इसकी बेस पे हमारे पास सेल्स होते हैं जर्म लाइन सेल्स। इन जर्म लाइन सेल्स के ऊपर बेटे आके एक्ट करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये याद रखना। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटे इसके ऊपर आके एक्ट करता है, तो इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक्टिविटी से यहाँ से बेटे हमारे पास ना ये फॉलिकल सिलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, ये जर्म लाइन सेल्स है। और बेटे यहाँ से हमारे पास जो है वो एक फॉलिकल जो है वो सिलेक्ट होता है, बाकी के फॉलिकल जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल एट्रीजिया, दैट इज नॉन एज फॉलिकल एट्रीजिया, जिससे बेटा आपके पास बाकी के सारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पर ये भी सुन लो कि ये फॉलिकल होता क्या है। फॉलिकल बेटे आपके पास ना ये कॉम्बिनेशन होता है ये प्रोटेक्टिव सेल्स का, ठीक है, और इसके दरमियान में बेटे मौजूद होता है ओवा, जो कि सेकेंडरी ओवोसाइट की फॉर्म में मौजूद होता है। सेम एज जैसे जैसे ये आपके पास बेटे मूव करता जाता है, तो ये फॉलिकल जो है ये ग्राफियन फॉलिकल हम इसको बोलते हैं, बिकॉज दैट इज सिलेक्टेड फॉर्म। और यही बेटे फॉलिकल जो है ये आपके पास मैचुरेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये फॉलिकल आपके पास जैसे जैसे मैचुरेशन की तरफ मूव करेगा, देयर विल बी अ टाइम कि ये बेटे यहाँ से ओव्यूलेशन शो कर देगा। अभी मैंने वो जेनेसिस के अंदर आपको बताया था कि भाई ये जो आपके पास होता है ये सेकेंडरी ओवोसाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी ओवोसाइट। सेकेंडरी ओवोसाइट को बेटे हम लोग डील करते हैं। अब ये देखो यहाँ तक कि ये जो स्टेज होती है हमारे पास जिसमें बेटे हम लोग ये इसको डील करते हैं, ये जो स्टेज है ये हमारे पास फॉलिक्यूलर स्टेज कहलाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद हमारे पास ये जो आपके पास आ जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ये बेटे डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम। ये बात याद रखना, ये बेटे हमारे पास ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये बेटे आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होना शुरू हो जाता, ठीक है, तो ये हम लोग इसको डील करते हैं। और ये जो आपके पास ओव्यूलेशन के बाद ये बाहर रिलीज होता है, इसको पिक कर लेते हैं फिम्ब्रिये, ठीक है, इसको पिक कर लेते हैं फिम्ब्रिये। दोबारा से सुनो बेटे, हमारे पास ना ये दो चीजें हैं, कौन कौन सी, पहली जो फेज होती है इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, दैट इज नॉन एज फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज क्यों बोल रहे हैं हम इसको, बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इसमें जब भी FSH आएगा फॉलिकल्स बनेंगे, एक फॉलिकल सिलेक्ट हुआ और वही फॉलिकल बेटे मैच्योर फॉलिकल के अंदर जाके उसने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। जैसे ही ये आपके पास रिलीज हुआ तो ये जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास मौजूद होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बेटे ल्यूटिनाइजेशन यानी येलोइंग शो करता है, और इससे बेटे आपके पास हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इस हार्मोन को क्या नाम देते हैं हम लोग, दैट इज नॉन एज प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अच्छा, और यहां से बेटा ये जो आपके पास फेज होती है इस फेज को हम लोग ल्यूटियल फेज बोल रहे होते हैं, दैट इज नॉन एज ल्यूटियल फेज, ठीक है।
अच्छा, हम इसको जो है ना वो लेबल भी कर रहे होते हैं, जैसे ये जो ओव्यूलेशन से पहले वाली यानी फॉलिकुलर फेज होती है, इसको बेटे प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। दैट इज नॉन एज प्री ओव्यूलेटरी फेज, यानी ओव्यूलेशन से पहले वाली फेज। और ये जो बेटे आपके पास ल्यूटियल फेज होती है, इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ये ओव्यूलेशन के बाद वाली फेज कहलाती है। फिर हम इसी ल्यूटियल फेज को बेटे यूटेराइन फेज भी बोल रहे होते हैं। तो दैट इज क्वाइट सिंपल, जो कि बेटे इसमें हमारे पास चीजें आती हैं। अब दोबारा से फाइनल कॉल, इसमें हम लोग सारे के सारे हार्मोन को डील करेंगे। सबसे पहले बेटा रिकॉल कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। FSH आता है पिट्यूटरी से, ये आके बेटे जर्म लाइन सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। यहाँ से बेटे आपके पास जो है ये फॉलिकल्स सिलेक्ट होंगे, इसमें से एक फॉलिकल जो है वो आगे चलता है, बाकी फॉलिकल एट्रीजिया। यहीं पर इसके इन्फ्लुएंस में बेटे एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करता है तो FSH का लेवल डिक्रीज करेगा। ये बात याद रखना, एस्ट्रोजन बेटे नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को। ठीक है, जैसे जैसे FSH डिक्रीज होता जाता है तो बेटे हमारे पास देयर इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अ हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं LH। ये बेटे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहलाता है। इसका लेवल इंक्रीज होगा, ये आएगा, और यहाँ पे बेटे स्टेज आपके पास आएगी ओव्यूलेशन, और देयर विल बी द रिलीज ऑफ ओवा। ये बेटे हमारे पास किस फॉर्म में रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है। एंड ये जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट होता है इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और बेटे यहाँ पर ये जो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको डीजनरेटिव की तरफ लेकर जाते हो, ये रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। दैट इज रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये आपके पास आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होता है, और बेटे ये प्रिपेयर करेगा किसको? यूट्रस को। अच्छा जी, इसमें ओव्यूलेशन से पहले वाली जो फेज होती है इसको बेटे प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, और जो ओव्यूलेशन के बाद वाली फेज होती है उसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोल रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास ओवरी के अंदर हो रहा होता है ना। इसी के पैरेलल अगर बेटे हम लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पे ना एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस की अगर हम लोग लाइनिंग देखें तो यूट्रस की लाइनिंग आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास बेटे यूट्रस की जो लाइनिंग है दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास आ गई यूट्रस, और सपोज ये यूट्रस में एक साइड पे हम लोग इसके डेज लिख लेते हैं, और दूसरी साइड पे बेटे हम इसके बना लेते हैं दैट इज चलो इसके साथ बनाते हैं, दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये बेटे हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जरा इसको गौर करना जरा, ये जो बेटे हमारे पास बेटे ये आपको हिस्सा नज़र आता है, इसमें ना ब्लड वेसल्स डेवलप कर रही होती है। ठीक है, ये फर्ज करो हम इसको ब्लड वेसल्स के साथ एसोसिएट करते हैं। ये बेटे हमारे पास आ गई ब्लड वेसल्स। फर्ज करो ये बेटे हमारे पास हैं ब्लड वेसल्स, और यही ब्लड वेसल्स हैं ये आपके पास आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट हो रही हैं। आपको पता है कि हमारे पास बेटे ये जो मेंस्ट्रुएशन होती है इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है ना, ये हमारे पास एसोसिएटेड होती है विद रेफरेंस टू एंडोमेट्रियम। चलो, आपको ना एक बात याद रखने की ज़रूरत है, एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जब भी हम इसको डील करते हैं ना तो आप लोगों ने याद रखना है, ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये स्टेज आती है, कैरी करती है आगे की तरफ। ठीक है, और दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, दो स्टेजेस मैंने यहाँ पर बनाई हैं। इन बेटे दोनों स्टेजेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये मैंने बोला कि ये हमारे पास आ जाती है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है,
सो एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काउंट कर रहे हैं। नॉर्मली हम इसके एंड पे और इसके स्टार्ट पे मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं। और बेटे ये हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो कितने डेज के लिए चल रही होती है। तो अगर तो आप इसका स्टार्ट लेते हो तो पहले जब ये स्टार्ट होगी तब से लेकर ऑलमोस्ट 5 दिन जो है ये ले रही होती है, 1 to 5 days। ठीक है। अच्छा, जैसे ही बेटे ये हमारे पास चलती है, इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। इसको बेटे हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ये हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज कहलाती है। ठीक है। सपोज हम ये प्रोलिफरेटिव फेज को डील करते हैं। ये कौन सी फेज है? दैट इज बेटे प्रोलिफरेटिव फेज। अब प्रोलिफरेटिव का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सा है। प्रोलिफरेटिव का मतलब ये होता है कि यहां पे बेटे ब्लड वेसल बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो बेटे ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं इसके अंदर। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आती है जिसको हम लोग ये इस स्टेज पे शो करते हैं, दैट इज बेटे ओव्यूलेशन। मतलब इस लेवल के ऊपर बेटे ओव्यूलेशन होती है, और ये ओव्यूलेशन इस बात की निशानी है कि हमारे पास बेटे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवा रिलीज हो रहा है। चलो, इससे ऑनवर्ड आगे जो आपको फेज नजर आती है बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज रेफर टू एज सेक्रीटरी फेज। ठीक है। इसको बेटे हम लोग सेक्रीटरी फेज बोलते हैं। तो सम टाइम ये बेटे आपको 4 फेजेस दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? मेंस्ट्रुएशन की फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, और ओव्यूलेशन है, और सेक्रेटरी फेज है। अगर मैं कहूं कि प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिन पे होती है, तो बेटे बहुत सिंपल सा है। प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है ये 6 से लेकर 14th डे तक चलती है। ठीक है। 6 से लेकर 14th डे तक चल रही होती है। अच्छा, फिर आपके पास ये पूछा जाता है ओव्यूलेशन या तो 14वें दिन होते हैं या बेटे 15th डे पे होती है। फिर हमारे पास ये आ जाती है दैट इज बेटे सेक्रेटरी फेज। तो सेक्रेटरी फेज जो होती है बेटे ये 15वें दिन से लेकर आपके पास 28th डे तक चल रही होती है। ठीक है। तो ये आप लोग इसको डील करते हो। चलो, अब यहाँ पे सवालों को भी डील किया जाता है, लेकिन पहले आप लोग ये देख लो, ये जो ओवरी के अंदर हम लोगों ने सारा फिनोमिना पढ़ा था ना, ये किस तरह से यहाँ पे आप लोग रिलेट करते हो। तो बेटे बहुत सिंपल है। इसमें जो है वो आपके पास ये जो फॉलिकल होता है ये बनना शुरू हो जाता है, और आपको पता है भाई ये देयर विल बी अ स्टेज जहाँ पर बेटे ये रिलीज होगा, और ये बेटे इस तरह से चल रहा होगा। अब ये हमारे पास बेटे एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन वाली स्टेज को आप लोग इसके साथ रिलेट करते हो। एक सवाल आता है कि ओव्यूलेशन से पहले ओवरी के अंदर कौन सी फेज चलती है। तो ओवरी के अंदर हम लोगों ने फॉलिक्यूलर फेज पढ़ी थी। ओवरी के अंदर कौन सी फेज पढ़ी थी बेटे? हम लोगों ने फॉलिक्यूलर फेज पढ़ी थी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसी बेटे ये जो हमारे पास आ जाती है प्रोलिफरेटिव से लेकर ये पैरेलल ओव्यूलेशन तक हमारे पास नजर आती है कौन सी? फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है। तो बेटे ये एमसीक्यूज आता है कि फॉलिक्यूलर फेज किस फेज के पैरेलल होती है। फॉलिक्यूलर फेज इज पैरेलल एज दैट ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है। और फिर हमारे पास एक और सवाल आता है कि ये जो भाई हमारे पास सेक्रेटरी फेज होती है ये किसके पैरेलल होती है? सेक्रेटरी फेज इज पैरेलल टू बेटे ल्यूटियल फेज। ये हमारे पास ल्यूटियल फेज के पैरेलल होती है। तो ये आपको कुछ स्टेजेस नजर आती है। ठीक है। सो बहुत इजी सा है बेटे। ठीक है। आप लोगों ने इसको इसके साथ याद रखना। ओके। चलो, ये देखो, ये हमारे पास इसमें साइक्लिक एक्टिविटी को हम लोग देख रहे होते हैं
कि साइक्लिक एक्टिविटी जो है वो कौन कौन सी है। अच्छा, अब चलते हैं इसमें से सवालों की तरफ कि कौन सा सवाल जो है वो हमारे पास पूछा जाता है। आपने बेटे सिंपल ये याद रखना है कि किस फेज के ऊपर कौन सा हार्मोन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम ज़रा इन हार्मोन्स को ना डील करेंगे, लेकिन इसको हमें जो है वो चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। चलो, ये बेटे हमारे पास हम ये कहते हैं जी ये फॉलिकुलर फेज है। तो फॉलिकुलर फेज जब स्टार्ट होती है तो कौन सा हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा था? एफएसएच। तो एफएसएच को हम बना लेते हैं भाई ये इसके साथ ब्लू कलर के साथ। ये बात याद रखना, एफएसएच का लेवल जो है ये आपको फॉलिकुलर फेज के अंदर ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, ये कौन सा है? एफएसएच। ठीक है, जैसे जैसे ये आपके पास कम होगा तो ये ग्रीन कलर वाला, यानी आपके पास बेटे ये एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये आ गया एस्ट्रोजन। अच्छा, फिर आपके पास ये आता है कि जब भी ओव्यूलेशन होती है तो कौन सा ज़्यादा होगा। तो बेटे ये याद रखना, ओव्यूलेशन के लेवल के ऊपर हमेशा हमारे पास LH इंक्रीज होगा। ये LH को शो करता है। और ल्यूटियल फेज के अंदर बेटे हमें हमेशा ये प्रोजेस्टेरॉन नज़र आएगा। तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि किस फेज के अंदर कौन सा हार्मोन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी से ही बेटे सवाल आते हैं। तो चलो रिलेट करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास भाई ओव्यूलेशन के ऊपर कौन सा हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो आप लोगों ने बताना है भाई सर इस पे हमारे पास प्रोड्यूस होगा LH। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ओव्यूलेशन के बाद कौन सा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो आप लोगों ने कहना है चूँकि कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, इस वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बनने की वजह से हम लोग ये कहते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है। ठीक है, और उससे पहले एस्ट्रोजन और एफएसएच। ठीक है जी, चलो अब कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल ये आता है कि जी फर्ज करो एक फीमेल है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है 40 डेज का। ठीक है, 40 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये हमारे पास उसने ये दे दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आपसे सवाल ये पूछता है कि इसमें भाई ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगी? बताओ, ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगी? बताओ भाई, ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगी? अच्छा जी, 26, 21, 20, 19। बेटे बहुत सिंपल सा है, आपने क्या करना है, ये देखो ये जो सेक्रेटरी फेज होती है ना, सेक्रेटरी फेज के लिए हमेशा आपने 14 डेज रखना है, हमेशा 14 दिन की होती है। ठीक है, ये देखो आपके पास कितने डेज का साइकिल है? 40 डेज का। इसमें से आप माइनस कर दो ये 14, बाकी क्या बचेगा? 26। तो 26 डे के ऊपर जो है ये ओव्यूलेशन हो रही होगी। सिंपल। ठीक है, चलो एक और करते हैं। अगर वो आपको कहता है भाई हमारे पास 32 डेज का जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगी? बताओ, ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगी? बिल्कुल, ये देखो ना, इसमें से 14 माइनस करोगे क्या बचेगा हमारे पास? 18। तो 18th डे पे जाके बेटा ये ओव्यूलेशन शो करेगा। ओके, सो ये बेटे आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू आंसर। आपने सिंपल क्या करना है, जो सेक्रेटरी फेज होती है इसको हम लोग कांस्टेंट फेज बोलते हैं, इस वजह से बेटे यहाँ पर
आपके पास क्या होता है, 14th को हम टोटल मेंस्ट्रुअल डेज पे माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं, ये आप लोगों ने इसके साथ याद रखना। हो जाएगा, हो जाएगा। चलो जी। अच्छा, एक और चीज़ सुनो, हमारे पास बेटे जब भी ओव्यूलेशन होती है ना, तो ओव्यूलेशन के डे के ऊपर ना बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, याद रखना। ये भी ऐड कर लो अपने नोट्स के अंदर कि ओव्यूलेशन के डे पे 1 to 2 डिग्री सी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है बेटे, ओव्यूलेशन पे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ओव्यूलेशन पे हमारे पास बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ऑलमोस्ट 1 to 2 डिग्री सी रेज कर जाता। ठीक है जी, तो बेटे ये आप लोगों ने याद रखना है। और जब भी ये यूट्रस की डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था पेन रिसेप्टर्स भी डेवलप होते हैं, तो टेम्पररी पेन रिसेप्टर्स होते हैं। सो ये बेटे हमारे पास था मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो जी आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। ठीक है जी, बताओ, टेस्ट ट्यूब बेबीज भी हम लोग इसको बोलते हैं ना, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये बेटे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सरोगेसी एक टर्म सुनी होगी आपने कि सरोगेसी क्या होती है। ठीक है, तो सरोगेसी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है बेटा जिसमें ओवा और स्पर्म किसी और का होता है, और आपके पास बेटे क्या करते हैं, उसको किसी और बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे प्रियंका चोपड़ा के बारे में सुना होगा कि ये हमारे पास सरोगेट जो है उससे इसकी बेटी पैदा हुई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेटे, इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है ये हमारे पास होता है आइसोलेशन ऑफ एग्स। ठीक है जी, दैट इज बेटे आइसोलेशन ऑफ एग्स आ जाते। ठीक है, तो आपके पास ना इसमें किया क्या जाता है, सपोज ये हमारे पास है बेटे ओवरी। ठीक है, फर्ज कर लो हम ये कह देते हैं कि जी ये हमारे पास है ओवरी, तो इस ओवरी के ऊपर ना बेटे ड्रग्स पुट ऑन किए जाते हैं। ठीक है, ड्रग्स को किया जाता है जिससे ये ओवरी जो होती है ये आपके पास एक्टिव हो जाती है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ये ड्रग्स किस तरह के हो सकते हैं, डेफिनेटली एफएसएच लाइक होंगे, क्योंकि एफएसएच ज़्यादा होने से ओवरी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ताकि इससे जो है वो आपके पास एग्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाए। तो जब भी आपके पास यहाँ से बेटे फॉलिकल्स बनना शुरू होंगे, ठीक है, तो वो फॉलिकल्स को जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो जैसे ही ये बॉडी से बेटे सेपरेट होते हैं तो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, ओवा को कलेक्ट करना जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फिर कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स बेटे एसोसिएटेड होते हैं विद रेफरेंस टू मेल बॉडी। ठीक है, और इनको जो है आप इजीली ऑन द एजेक्यूलेशन जो है ये बेटे सीमन रिसीव करते हो, और ये जो सीमन होता है इसमें से स्पर्म जो है वो आप लोग सेपरेट कर लेते हो। ठीक है, स्पर्म्स आ गए, ओवा आ गया। अब क्या करते हैं बेटा,
इसकी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, दैट इज बेटे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर बेटे आपके पास ये ओवा, सपोज ये हमारे पास आ गया ओवा, और बेटे ये हमारे पास आ गया दैट इज स्पर्म। तो ओवा और स्पर्म की ना ये फ्यूजन होती है। इस फ्यूजन के नतीजे में हमारे पास बेटे यहाँ पे बनता है एक जाइगोट, ठीक है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट डेवलपमेंट हो जाती, ठीक है। जब भी ये जाइगोट बेटे 8 सेल स्टेज पे आता है, दैट केम एट 8 सेल स्टेज। तो बेटे 8 सेल स्टेज के ऊपर जैसे ही आता है तो इसको ना इम्प्लांट कर देते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। सो दैट इज इम्प्लांटेशन। तो ये बात याद रखना, ये बेटे हमारे पास इसमें काम है। अच्छा, ये इम्प्लांटेशन कैसे कर रहे होते हैं? इम्प्लांटेशन कर रहे होते हैं कैथेटर के थ्रू, ठीक है। कैथेटर लेते हैं और इस कैथेटर को बेटे पुट करवाते हैं यूट्रस के अंदर, और यूट्रस में जाके बेटा इसको रिलीज करते हैं। सो दिस विल बी रेफर टू एज इम्प्लांटेशन। ये बेटे हमारे पास इम्प्लांटेशन कहलाता है, ठीक है जी। ये बेटे हमारे पास एसोसिएटेड है। चलेंगे, ये बेटे आपके पास आ गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और डेफिनेटली उसके बाद जो है वो नॉर्मल फिनोमिना चलेगा, और जो बॉडी है, बेबी है, डेवलपमेंट के बाद बॉडी से पास आउट हो जाए। रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास बेटे लास्ट जो है दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसको बेटे हम लोग एसटीडीज बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो हैं वायरल और दो हैं डिसऑर्डर। आपके पास वायरल के साथ साथ हम इनको बोल रहे होते हैं दैट इज बेटे बैक्टीरियल, ठीक है। चलो, ये बेटे हमारे पास आ गई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ओके। तो बेटे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हम लोगों ने डील करनी है। यहाँ पर आप बना लें टेबल। हम इसको ना एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है ना आपके पास फिर बेहतर तरीके से डिस्कस हो जाएंगी। और आपको पता है कि ये डिजीज़ जो होती हैं ये हमेशा इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो हम बेटे यहाँ पर इसको एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। चलो जी, ये बेटे हम बना लेते हैं यहाँ पर एक टेबल, ओके। चलो जी, जी हम बना रहे हैं टेबल। अच्छा, मुझे बताएं आप सबकी तैयारी कैसी जा रही है? घर में को टाइम दे रहे हो पढ़ाई को कि नहीं दे रहे? देना भी चाहिए भैया आपको। पढ़ाई को टाइम दोगे तो बेटे कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। चलो जी। अच्छा, अब हम कर लेते हैं इस साइड पे टेबल। ये एक, ये बेटे हमारे पास आ गया दो, ये आ गया। वैसे कितने डिसऑर्डर हैं? 4 है ना। चलो, इसको 4 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ये बेटे हमारे पास आ गया टेबल, ओके।
तो देखते हैं हमारे पास बेटे, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स के कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं, और बीमारी के नाम लिख लेते हैं। पहले हम हमारे पास जो डिसऑर्डर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है, दो हैं। एक है बेटे गोनोरिया, ठीक है, दैट इज नॉन एज गन्नोरिया। दूसरा बेटे हमारे पास दैट इज नॉन एज साइफिलस या सेफिलस भी अक्सर लोग इसको बोलते हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं वायरल डिसऑर्डर। वायरल के अंदर बेटे हम लोग पढ़ेंगे जेनिटल हर्पस, ओके, जेनिटल हर्पस। और लास्ट पे बेटे हमारे पास आ जाएगा दैट इज एड्स। चलो जी, आपके पास बेटे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई इसका कॉजेटिव एजेंट बता दो। वैसे तो मैंने ये साथ ही बता दिया आपको कि कॉजेटिव एजेंट पहली दो का क्या है, बैक्टीरिया, यानी यहाँ पर भी आप लोग ये ऐड कर सकते हो बैक्टीरिया। अब सवाल यह है कि बैक्टीरिया कौन सा होता है। बिल्कुल बेटे, आप लोगों ने ये याद रखना है, इसका बैक्टीरिया होता है नेजीरिया गन्नोरिया। ठीक है, नेजीरिया गन्नोरिया। ठीक है, अच्छा सवाल ये आता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो बेटे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। फिर सेफिलस जो होता है, ये भी बेटे हमारे पास बैक्टीरिया से ट्रांसमिट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपोनिमा पैलिडम। दैट इज बेटे बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रेपोनिमा पैलिडम। ये ना काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, तो इसको ज़रा आप लोगों ने याद रखना है, ट्रेपोनिमा पैलिडम। एंड यू नो दैट ट्रेपोनिमा पैलिडम क्या होता है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, इसको बेटे स्पायरोकीट बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज स्पायरोकीट। ठीक है जी, चलो आगे वाले जो दो डिसऑर्डर्स हैं बेटा, ये हमारे पास कौन से हैं, वायरस के हैं। ठीक है, वायरस, ये भी बेटे हमारे पास आ गया वायरस। जेनिटल हर्पस का जो वायरस होता है ना, ये हमारे पास बेटे डीएनए वायरस है, इसको डीएनए इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं। एड्स वाला जो है ये आरएनए बेटे इन्वेलप्ड वायरस होता है। ठीक है, तो इसके नाम अगर पूछे जाएं तो हर्पेस सिंप्लेक्स टाइप 2 हम इसको बोलते हैं, जेनिटल हर्पेस वाला। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप 1 होता है, एक बेटे टाइप 2 होता है। यहाँ पर एसटीडीज के लिए टाइप 2 एसोसिएटेड है। एड्स के लिए बेटे हमारे पास ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आ जाता है। ओके, चलो ये बेटे हमारे पास आ गया इसमें जो कि हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेम, हम लोगों ने डील कर लिया मेन पार्ट्स ऑफ अफेक्टेड। ठीक है, कि किस किस हिस्से के ऊपर ये इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अफेक्टेड पार्ट्स को। तो अफेक्टेड पार्ट्स जब भी बेटे आपसे पूछेगा ना, तो अफेक्टेड पार्ट्स में आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास इसमें ना डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। जैसे देखो, हम यहाँ पर डील कर सकते हैं कि इन अफेक्टेड हिस्सों के अंदर ना यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इन्फेक्ट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्ट होती है। ठीक है, या हम ये कहते हैं कि बच्चे को जो है ना यहाँ पे आई इन्फेक्शन हो सकता है, आई इन्फेक्शन बेटे हो सकता है बच्चे को। सेफिलस में क्या होता है बेटा, ये भी आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स को पहुंचाता है नुकसान, लेकिन 3 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर ये फैल सकता है। ये बेटे आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बेटे बोन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बेटे हमारे पास सीएनएस को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, स्किन को नुकसान पहुंचाता है, हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। तो बेटे ये आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर अच्छा खासा जो है ना इन्फेक्शन फैलाता है। हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 2 जो होता है, ये भी बेसिकली सोरनेस आपके पास जो है वो कॉज करवाता है, लेकिन आईज और सीएनएस बेटे इसमें भी डैमेज होता है। ठीक है, एचआईवी जो होता है ये बेटे सीधा सीधा इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आपके पास इम्यून सिस्टम में किसको, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट कर रहा होता है। ठीक है,
दोनों को बेटे, ज़्यादातर तो फीटस को ही, क्योंकि फीमेल बॉडी को अगर ये इन्फेक्ट करेगा तो उससे बेटे ये पास आउट हो रहा होगा। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, सो बहुत सिंपल सा बेटे, इन सब की ट्रांसमिशन जो है ये आप लोगों ने बताना है सेक्सुअल एक्टिविटी से। ठीक है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी से ये ट्रांसमिट होंगे, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं कि बेटा ये हमारे पास एसटीडीज हैं, दे आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, ये बेटे सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, सारे के सारे। ओके बेटा, चलो हमारे पास फिर आ जाता है इसमें ट्रीटमेंट क्या हम लोग कर सकते हैं, बताओ। अगर तो ये बैक्टीरियल है तो इसमें तो सीधा सीधा आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हो ना, यानी इसमें भी आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरियल है। इसमें भी बेटे आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर रहे होते हो, क्योंकि ये भी बेटे हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल है। तो बैक्टीरियल के अलावा आपके पास बेटे जो वायरल होता है उसमें एंटी वायरल ड्रग यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी एंटी वायरल ड्रग्स आ जाएंगी और यहाँ पर भी बेटे हमारे पास आ जाएंगी एंटी वायरल ड्रग्स। ओके, सो बेटे बहुत सिंपल है, ये आप लोगों ने इसके साथ याद रखना। रख लोगे? चलो ये बेटे हमारे पास कुछ चीज़ें एसोसिएटेड हैं जो कि हम इसके साथ डील करेंगे। ये था बेटे हमारे पास डिसऑर्डर्स जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके चलो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है बेटा ये यहाँ पर हमारे पास ख़त्म होती है। ठीक है, और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग सपोर्ट एंड मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। पोलर बॉडी बेसिकली दो वजूहात से बनती है। पहला तो ये हमारे पास जो है इसके क्रोमोसोम को बैलेंस करने के लिए, दूसरा बेटे ये आपके पास इक्वल नंबर ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके लिए। ठीक है मियाँ अज़र, ये याद रखना। उमामा हबीब, गेस्टेशन पीरियड बेटे 9 मंथ होता है और ये गेस्टेशन पीरियड या बर्थ का फिनोमेना आपके सिलेबस में नहीं है। बेटे एसटीडीज जो हैं ये 100% ही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ, अगर सेक्सुअल फ्लूइड किसी और कॉन्टेक्ट से बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है तो उसकी वजह से भी हो सकती हैं। बेटे जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है आपके साथ वो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया गया, आप उस पर भेज दिया करें, आपको आंसर मिल जाएगा। जी, सिफिलिस की स्टेजेस नहीं करनी, बस ये याद रखना कि दैट इज़ एक्चुअली अ 3 स्टेज डिसऑर्डर। ठीक है, मैंने आपको यही कहा था कि जो डिसऑर्डर्स हैं या आपने सारे के सारे सिस्टम्स के जो है ना बेटा वो याद करने हैं, एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, ताकि आपको जो है ना किसी किस्म का भाम ना रहे। ओके, बिल्कुल रिया बेटे, ये 8 सेल स्टेज के ऊपर ही आपके पास ट्रांसमिट होता है जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। जी, प्रोड्यूस होता रहता है, कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि ये प्रोड्यूस नहीं होता। कांस्टेंट होने का मतलब ये प्रोड्यूस होता रहता है। हाँ,
इसका फंक्शन जो है वो फिर हमारे पास एसोसिएटेड हो जाता है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि ये आपके पास कह लो कि जो सेकेंडरी मेल करेक्टर्स हैं उनको मेंटेन कर रहा होता। बेटे मिस कैरेज तो तब पढ़ेंगे ना जब गेस्टेशन का पीरियड इसमें शामिल होगा, गेस्टेशन तो शामिल ही नहीं है इसमें हमारे पास। ठीक है। अच्छा, द स्टेज जिस पे गोनेडोट्रोफिन हाईएस्ट लेवल पे होता है, दो हैं। एक तो ओव्यूलेशन जिस पे एल एच गोनेडोट्रोफिन जो है ये हमारे पास हाईएस्ट लेवल पे होता है। दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, यहाँ अगर यू ओवरी की बात करेंगे तो बेटे ओवरी के अंदर ये हमारे पास कह लो कि फॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। मियोसिस टू कंप्लीट्स इन फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपके पास बेटे ये स्पर्म आके इसके साथ अटैच होता है तो तभी आपके पास क्या होगा, मियोसिस टू कंप्लीट होगी। जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा आपने सिंपल ये याद रखना है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जी जी, चलें करें आगे। चलें जी बेटे, हमारे पास नेक्स्ट जो है ये हम लोगों ने डिस्कस करना है स्केलेटल सिस्टम को। अच्छा ही बेटे, आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास ये जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है इसमें हम लोग डील करते हैं सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यूज़ को। और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं बेटा, ये ना हमारे पास कितनी टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 6 टाइप्स। ठीक है, ये कितनी टाइप के होते हैं बेटा, 6 कैटेगरी के होते हैं। याद रखना, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दैट इज़ बोन, ये सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है कार्टिलेज, ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। फिर बेटे हमारे पास टेंडन होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर बेटे हमारे पास लिगामेंट होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर बेटे हमारे पास आ जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं फेशिया हम लोग इसको बोलते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाता है ब्लड। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। हाँ,
ये क्वेश्चन आता है कि जी हमारे पास हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, तो आप लोगों ने सीधा सीधा ये बताना है कि भाई ये जो हमारे पास बोन होती है ना, इस बोन को हम लोग बोलते हैं हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर बेटे हम लोग डील करते हैं इसमें ब्लड को। तो ये जो ब्लड हमारे पास आता है दैट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जब भी बेटे आपके पास मोस्ट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाएगी तो ये कौन सा आता है, ब्लड, मोस्ट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, तो बेटे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू और मोस्ट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू ये हमारे पास बेटे इसके साथ एसोसिएटेड होता है। जितने भी आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज होंगे वो सारे के सारे बेटा कनेक्टिव टिश्यूज बने होते हैं कनेक्टिव प्रोटीन से। ठीक है, और बेटे ये जो कनेक्टिव प्रोटीन इसमें हमारे पास मौजूद होती है इसको हम लोग लेबल करते हैं कोलेजन। ठीक है, दैट इज बेटे नॉन एज कोलेजन। कनेक्टिव प्रोटीन हमारे पास जो होती है इसको बोल रहे होते हैं कोलेजन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कोलेजन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है कि इंट्रा सेलुलर? बताओ, कोलेजन एक्स्ट्रा सेलुलर है कि इंट्रा सेलुलर? मरियम हुदा कह रही है इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। अच्छा, शायान ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। ये जो बेटे कोलेजन होती है ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होती है, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन। ठीक है, और ये कनेक्टिव प्रोटीन होती है। ये देखो, जिस जिस स्ट्रक्चर में ये पाई जाती है ना वो हमारे पास कनेक्टिव कहलाता है। सपोज हम ये कहते हैं कि जी ये हमारे पास ना एक फ़र्ज़ कर लो ऑस्टियोसाइट है, हम इसको नेफ्रॉन की तरह से ही बनाते हैं। ठीक है, इसके साइड पे ना आपको ये स्पेसेस नज़र आती हैं, इन स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं लेक्यूना। ठीक है, यहाँ पर बेटे आपको जो है ना ये कनेक्टिव प्रोटीन के फाइबर्स नज़र आते हैं, दे आर जस्ट लाइक दिस। ये कनेक्टिव प्रोटीन के बेटा फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये जो कनेक्टिव प्रोटीन है दैट इज बेटे नॉन एज कोलेजन, और इसके सेंटर में बेटे हमारे पास न्यूक्लियस नज़र आता। ओके हो गया, कोलेजन प्रोटीन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, कनेक्टिव प्रोटीन है, और बेटे इसकी जो स्पेसिस होती हैं उसको लेक्यूना बोलते हैं, ये सेल की, और ये बेसिकली इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो ये बात बेटे आप लोगों ने याद रखनी है इसके साथ कि ये हमारे पास इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। चलो आगे चलते हैं। ये जो बेटे बोन होती है, इस बोन को हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, और बोन के लिए ना एक टर्म यूज़ की जाती है ऑस्टियो। बोन के लिए टर्म यूज़ होती है दैट इज़ बेटे ऑस्टियो। ठीक है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और जब भी आप इसके साथ ऑस्टियोलॉजी की टर्म यूज़ करते हो इसका क्या मतलब है कि आप बोन को डील कर रहे हो, दैट यू आर डीलिंग बोन। ये जो ऑस्टियो है ना बेटा, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताएगी कि आप किस सेल को डील कर रहे हो। देखो हमारे पास बेटे एक होते हैं ऑस्टियो ब्लास्ट सेल्स, एक होते हैं बेटे ऑस्टियो
ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल्स को बोलते हैं। और एक बेटे हमारे पास होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ये जो बेटे हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, इन ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बेटा, ये हमारे पास साइज में बड़ा होता है और इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग सेल्स। दे आर नॉन एज फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है जी। और ये जो बेटे हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ये कुछ यूं हमारे पास स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। इनकी शेप जो है वो वेरी करती है और ये बेटे इनका न्यूक्लियस। फिर हमारे पास आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं बेटा, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनके हम लोग डिसॉल्विंग सेल्स भी बोलते हैं। और ये आपके पास बेटे पूछा जाता है कि जो डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, तो बेटे इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस 3 to 5 होते हैं। 3 to 5 न्यूक्लियस पर सेल हमारे पास मौजूद होते हैं। जब भी फॉर्मिंग सेल और डिसॉल्विंग सेल्स का बैलेंस रहेगा ना, तो हड्डी बेटे आपके पास मेंटेन्ड रहेगी। अगर ये आपके पास बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो हड्डी की फॉर्मेशन जो है वो भी हमारे पास डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। ओके, चलो ये सेल्स आप लोगों ने बेटे इसके याद रखने हैं। चलो हम लोग ज़रा एक एक बोन को बनाकर देखते हैं ताकि उसके ऊपर चीज़ों को अप्लाई कर सकें। सपोज बेटे ये हमारे पास आ गई एक बोन। ठीक है जी, ये बेटे बोन। अब बोन में ना आपको इसके टर्मिनल एंड्स के ऊपर कुछ ग्रोइंग सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है, मुझे बताओ ये जो हमारे पास हिस्से होते हैं जिनको ग्रोइंग सेल्स बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ठीक है, जैसे ये हमारे पास ग्रोइंग सेल है, जैसे ये हमारे पास इसका हिस्सा होता है। ठीक है, ये इन हिस्सों को हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट। ठीक है, तो सॉरी एपिफिसिस बोलते हैं, एपीब्लास्ट मैं कह रहा हूँ। दैट इज नॉन एज एपिफिसिस। एपिफिजियल रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, एपिफिजियल रीजन ये और सेम एज एपिफिजियल रीजन ये। तो हमारे पास बेटे दो एपिफिजियल रीजन्स होते हैं और इसके दरमियान में बेटे हमारे पास ना एक और रीजन नज़र आता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायाफिसिस। दैट रीजन इज नॉन एज डायाफिसिस या डायाफिजियल रीजन भी हम लोग बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब बेटे ये पूरी बोन के ऊपर आपको ना एक कनेक्टिव लेयर नज़र आती है इस तरह से। ठीक है, ये बेटे इसको कवर करके रखती है। क्या बोलते हैं हम इसको? दैट विल बी रेफर टू एज पेरीऑस्टियम। ये बेटे हमारे पास कहलाती है पेरीऑस्टियम। पेरीऑस्टियम का मतलब होता है अराउंड द बोन। ठीक है, ये बेटे हमारे पास अराउंड द बोन, एपिफिजियल एंड डायाफिसिस और पेरीऑस्टियम। पेरीऑस्टियम बेटे। ठीक है जी, तो बेटे ये आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखना। यही बोन होती है बेटे जो कि आपके पास एंडोस्केलेटन का हिस्सा बनाती है। ये हमारे पास बोन है और इस बोन को एंडोस्केलेटन का हिस्सा बोलते हैं। इसमें आपके पास बेटे कॉम्पैक्ट बोन और सॉफ्ट बोन भी आ जाती है। तो हम यहाँ पर अगर इसके हिस्से को क्लासिफाई करें, थोड़ा सा बड़ा करके बोन बनाएं अगर, तो बेटे ये बोन हमारे पास कुछ यूं शो होगी। ठीक है, इसका जो एंटीरियर एंड होगा दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। तो बेटे ये जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ये हमारे पास हार्ड बोन भी कहलाती है। दैट इज ऑल्सो नॉन एज हार्ड बोन।
और बेटे इसके ऊपर ब्लड वेसल्स नहीं होती, देयर आर नो ब्लड वेसल्स, इसी वजह से हम इसको ए वेस्कुलर पोर्शन भी बोलते हैं। और बेटे ये जो इनर एंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है, या सॉफ्ट, ठीक है, या कैंसिलस बोन, ठीक है। अच्छा, ये वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे बेटे आपको ब्लड वेसल्स नज़र आती, सो दैट इज़ द एरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्लड वेसल्स, ठीक है। और बेटे इसी जो आपके पास स्पॉन्जी बोन होती है या कनेक्टिव प्रोटीन, हम इसको कनेक्टिव जो बोन है वो बोल रहे होते हैं, तो ये स्पॉन्जी सॉफ्ट या कैंसिलस बोन के अंदर जब ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं तो हम लोग ये कहते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ओके, चलो अब इसी तरह से आप ये कॉम्पैक्ट बोन पे भी ऐड कर सकते हो। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है बेटा, ये हमारे पास डेपोजिशन होती है कैल्शियम की और फॉस्फेट की, तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता है। ओके, तो बेटे ये हमारे पास आ गया कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉम्पैक्ट बोन का काम क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है। ये बेटे आपके पास मसल को जो है ना वो अटैच करवा रही होती है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोलेजन की कौन सी टाइप ये बना रही से मिलकर बनी होती है, तो कोलेजन टाइप 2, ठीक है, कोलेजन टाइप 2 बेटे ये आप लोगों ने इसके साथ ऐड करना है। चलें जी, हमारे पास बेटे बहुत सिंपल सा हम लोगों ने डील किया। कॉम्पैक्ट बोन है, हार्ड बोन होती है। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है ये अटैचमेंट साइट शो करती है मसल के लिए, और स्पॉन्जी बोन जो होती है इसमें बेटे ब्लड बन रहा होता है। ओके, ओके जी बेटे, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी हम लोग कार्टिलेज और कार्टिलेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसको हम लोग डील करेंगे विद रेफरेंस टू एंडोस्केलेटन। ओके, चलो ये बेटे हमारे पास टॉपिक था। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम लोग ये सपोर्ट एंड मूवमेंट को जो है बेटे वो डील करेंगे। That is all from today's topic. Wish you very best of luck, students. Allah Hafiz.